हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हमने हार्ट अटैक के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी किया है जिसमें हार्ट अटैक के बेसिक्स के बारे में हमने बात करी। आज हम इसके कॉम्प्लिकेशंस या इसमें जो समस्याएं लोगों को आती है या जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है हार्ट अटैक रिलेटेड, उस बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। सबसे पहले तो हार्ट अटैक क्या है। बेसिकली हार्ट अटैक हार्ट की नली के बंद होने का प्रॉब्लम है, जिसमें हार्ट की कोई भी मेन नली अगर हार्ट में क्लॉट बनने की वजह से अगर 100% बंद हो जाए तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट में थोड़ा फर्क होता है। हार्ट अटैक का मतलब ये कि नली बंद होना, और हार्ट अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट बंद होना, यानी एक तरह से हार्ट का स्टॉप हो जाना। तो हार्ट अरेस्ट और हार्ट अटैक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। हार्ट अटैक की बीमारी काफ़ी डेंजरस होती है और इसमें मृत्यु का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऑलमोस्ट अगर अनट्रीटेड हार्ट अटैक रखते हैं तो 25 से 30% लोगों की जान जा सकती है। इवन विद बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, अगर सबसे अच्छा थेरेपी, पेशेंट को तुरंत टाइम पर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए और एंजियोप्लास्टी भी हो जाए, सब कुछ भी हो जाए, तो भी मिनिमम 5% जान जाने का रिस्क होता है। तो इसलिए हार्ट अटैक में टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। स्टडीज़ ने ऐसा बताया कि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मृत्यु का चांस 5-8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो इसीलिए जितना जल्दी आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आए और जितना जल्दी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो, उतना पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली ये होता इसलिए है क्योंकि जब हार्ट की नली बंद होती है तो 30 मिनट में हार्ट का टिश्यू मरना चालू हो जाता है, और 12 घंटे में हार्ट की नली के बंद होने की वजह से टिश्यू पूरी तरह से डेड हो जाता है। क्योंकि बेसिकली हार्ट की नलियों से ही हार्ट के टिश्यू को ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, और जब भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है तो सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। 12 घंटे में ये सारे सेल्स मर जाते हैं। उसके बाद हम नली को तो फिर भी खोल सकते हैं, लेकिन वो टिश्यू पूरी तरह से मर जाता है या डेड हो जाता है। उसके बाद नली को खोलने का उतना फायदा नहीं मिलता है। ये वैसे ही है कि जैसे गार्डन में अगर पौधे जीवित हो तो आपको पानी देने का कुछ मतलब है, और एक बार पौधे अगर मर जाए उसके बाद अगर आप कितना भी पानी देते रहो तो पौधे को कुछ फायदा नहीं होगा और वो टिश्यू पूरी तरह से सड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइम का बहुत वैल्यू है, जल्दी ट्रीटमेंट का बहुत वैल्यू है। इनफैक्ट दुनिया भर की किसी भी बीमारी के कंपैरिजन में हार्ट अटैक की बीमारी में ट्रीटमेंट में टाइम का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हार्ट अटैक में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि हार्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, और हार्ट से बॉडी के सिस्टम्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, और अगर हार्ट कुछ देर के लिए भी अगर बंद रह जाए तो कोई भी सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए भी हार्ट बंद हो जाए तो 3-4 सेकंड के अंदर ही आदमी बेहोश हो जाता है और कुछ ही मिनटों में ही ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाता है। सिर्फ 3 मिनट के लिए भी अगर हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद रहे तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाता है और आदमी कोमा के फेज में जा सकता है। तो ऐसे केस में हार्ट पर सारे सिस्टम्स डिपेंडेंट रहते हैं। तो हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हार्ट में ही नहीं होते, पूरे शरीर में होते हैं। हार्ट की वजह से अगर किडनी का ब्लड सप्लाई कम हो तो सडनली किडनी फेलियर में जा सकती है। लिवर का ब्लड सप्लाई अगर कम हो तो लिवर फेलियर में जा सकता है। अगर आंतों वगैरह का ब्लड सप्लाई हो तो आंतें भी एक तरह से डैमेज या सड़ सकती हैं। और हार्ट से अगर कोई क्लॉट ब्रेन में निकल के जाता है तो वो लकवा भी कर सकता है, जिसको एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह के कई कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक में होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशन हार्ट में ही होगा, वो किसी भी शरीर के ऑर्गन में हो सकता है, क्योंकि एक तरह से पूरा ही शरीर का ब्लड सप्लाई हार्ट पर डिपेंडेंट है। एक एक कोशिका का ब्लड सप्लाई हार्ट पर डिपेंडेंट है। ये जानकारी कॉमन आदमी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादातर व्यक्ति की जान को अगर हम सही समय पर सही ट्रीटमेंट करते हैं तो बचाया जा सकता है। दुनिया में बहुत तरह की बीमारियां हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में इलाज अवेलेबल नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ये बीमारी ऐसी है जिसमें सही समय पर अगर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले तो ऑलमोस्ट 90% या 95% पेशेंट्स को हम जान को बचा सकते हैं, या एटलीस्ट फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को समझना और इसके लिए अप्रोप्रिएट जानकारी रखना, उसके कॉम्प्लिकेशन को समझना भी कॉमन व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम हार्ट अटैक के रिलेटेड अरिथमियाज यानी धबकारे की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक के सबसे अर्ली फेज में, यानी जब हार्ट अटैक में नली तुरंत बंद होती है, उस फेज में हार्ट अटैक रिलेटेड धबकारे की अनियमितता होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। इसमें कई तरह के अरिथमियाज हो सकते हैं, जैसे कि अरिथमिया 2 तरह के होते हैं, एक एट्रियल अरिथमियाज और वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, यानी हार्ट के ऊपर के चेंबर से आने वाले रिदम प्रॉब्लम्स और हार्ट के नीचे के चेंबर्स में आने वाले रिदम प्रॉब्लम्स। ये दोनों ही तरह के अरिथमियाज हार्ट अटैक के पेशेंट्स में हो सकते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकुलर अरिथमियाज है, यानी कि नीचे के चेंबर से जो धबकारे की प्रॉब्लम्स आती है, वो ज़्यादा डेंजरस होती है और इसमें जान जाने का रिस्क कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऐसे केसेस में व्यक्ति को तुरंत डिसीजन और तुरंत ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर घर पे किसी को हार्ट का अरिथमिया हो जाए और हार्ट बंद हो जाए तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन यानी सीपीआर की ज़रूरत होती है। ये सीपीआर की टेक्निक्स के रिगार्ड में हमने एक अलग वीडियो ऑलरेडी किया है, वो आप देख सकते हैं। ये टेक्निक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के सिनेरियो में ज़्यादातर मेडिकल पर्सनल को तो सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कॉमन व्यक्ति को या कॉमन रूटीन लोगों को जो पेशेंट के ज़्यादातर सब साथ में रहते हैं उनको इस बारे में कुछ नहीं पता रहता है। और जब तक पेशेंट
को हार्ट अटैक या हार्ट बंद होता है तो उनको सीपीआर की टेक्निक या उसको कैसे करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता रहता और वो गलतियां करने की वजह से पेशेंट की जान जाने का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसे सिनेरियो में जब तक डॉक्टर या मेडिकल पर्सनल घर पर पहुंचते हैं या एम्बुलेंस घर तक पहुंचती है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है, जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ अरिथमिया अगर किसी को हार्ट अटैक में होता है तो उसमें 5 से 10 मिनट के अंदर पेशेंट को अगर शॉक करके हार्ट को नॉर्मलाइज नहीं किया गया, रीस्टार्ट नहीं किया गया, तो व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु का चांस 95% तक चला जाता है। जान बचने का रिस्क चांस मैक्सिमम 5-7% से ज़्यादा जान बचने का चांस ऐसे लोगों में नहीं होता है। तो इस तरह की बीमारियों में, इस तरह के एरिथमिक प्रॉब्लम्स में तुरंत ट्रीटमेंट करना और कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन यानी सीपीआर तुरंत करना जरूरी है। अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल हो तो तुरंत पेशेंट को शॉक करके हार्ट को रीस्टार्ट करना भी जरूरी है। ज़्यादातर ये डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस जो हैं ये एम्बुलेंसेज में अवेलेबल रहते हैं, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहते हैं और कई बार मॉल्स वगैरह में अवेलेबल रहते हैं। पर फॉरेन कंट्रीज में जहाँ ये डिफिब्रिलेटर डिवाइस सब जगह अवेलेबल रहते हैं, सड़क के किनारे भी डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस रहते हैं। यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड डिफिब्रिलेटर डिवाइसेस का नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर तुरंत पेशेंट को ये चीज़ अगर अवेलेबल हो जाती है, शॉक थेरेपी, अगर कोई रिलेटिव या बाई स्टैंडर्ड भी अगर तुरंत ये शॉक थेरेपी पेशेंट को डिलीवर कर देता है तो काफ़ी पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में घर पर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट कुछ नहीं किया जा सकता। अगर अरिथमिया पेशेंट को हो तो अगर धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट अगर बोल रहा है कि मेरी धड़कन तेज़ हो रही है या कम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके आने की ज़रूरत है। घर के लेवल पर कुछ टिप्स के बारे में हमने बात की है कि पेशेंट को गहरी गहरी सांसें लेना चाहिए, थोड़ा खांसी वगैरह करना चाहिए, ऐसी तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अगर पेशेंट अरेस्ट हो जाए तो सीपीआर या कार्डियक मसाज कर सकते हैं, या हार्ट अगर बंद हो जाए तो कभी कभार जोर से हार्ट को एक मुक्का मारना जिसको थंब कार्डियोवर्जन बोलते हैं, ये भी कभी कभार ट्राई किया जा सकता है। पर थंब कार्डियोवर्जन का प्रॉब्लम ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे ही अगर आपका मुक्का पड़ता है छाती पे तो ही हार्ट को वो रीस्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज ये हार्ट को उल्टा और डिटोरिएट भी कर सकता है। इसमें माना जाता है कि एक पीक ऑफ आर वेव है, अगर उसी टाइम पर आपका थंब अगर हार्ट को हिट करता है तो हार्ट को रीस्टार्ट किया जा सकता है। पर ज़्यादातर ये आजकल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि डिफिब्रिलेशन के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट बहुत ही कम है। हार्डली 10-15% पेशेंट्स को इससे फ़ायदा मिलता है और कई बार ज़्यादा बार थंब करने से हार्ट को डैमेज भी हो सकता है या छाती की रिब्स भी फ्रैक्चर हो सकती हैं, तो उल्टा पेशेंट को फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान भी हो सकता है। अगर डिफिब्रिलेशन अवेलेबल हो तो थंब कार्डियोवर्जन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर ना अवेलेबल हो तो कभी कभार ट्राई किया जा सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को कार्डियक एम्बुलेंस में ही शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि कार्डियक एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेशन या कार्डियक इंजेक्शन वगैरह का फैसिलिटी रहता है। सिंपल एम्बुलेंस जहाँ डिफिब्रिलेशन की फैसिलिटी नहीं है वैसे में अगर इस पेशेंट को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर एम्बुलेंस में पेशेंट को शिफ्ट करते टाइम अगर कोई अरिथमिया होता है तो उसको मैनेज सिंपल एम्बुलेंस में नहीं किया जा सकता है। इन अरिथमियाज को रिड्यूस करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं आती है, हाँ, लेकिन हार्ट के पेशेंट जिनको पहले हार्ट अटैक आया है उनको बीटा ब्लॉकर्स या गति कंट्रोल करने वाली दवाई अगर दी जाए तो अरिथमियाज के चांसेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। रूटीन केसेस में जब हार्ट अटैक तुरंत में आता है उस टाइम पे ऐसी कोई दवा नहीं आती जिसको तुरंत में लेने से आपका रिदम का प्रॉब्लम तुरंत नॉर्मल हो जाए, आपको तुरंत इफेक्ट आ जाए, वैसा नहीं होता। हार्ट अटैक जब भी हो तो आपको कुछ खून पतला करने की दवाई वगैरह आती है, वही आप ले सकते हैं। काफ़ी लोग सॉर्बिट्रेट वाली दवाई के बारे में पूछते हैं कि ये दवाई लेने से फ़ायदा होगा कि नहीं, पर ज़्यादातर ये आउटडेटेड थेरेपी है और सॉर्बिट्रेट वगैरह लेने से हार्ट अटैक में बहुत फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादातर इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है और बीपी सडनली बहुत कम भी हो सकता है, तो जान का खतरा कई बार बढ़ भी जाता है। ज़्यादातर ये अरिथमिया का चांसेस एंजियोप्लास्टी या नली को खोल देने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह कम नहीं होता। कई बार कम हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का जो टिश्यू डैमेज हो गया है या हार्ट की वायरिंग परमानेंटली डैमेज हो गई, उसकी वजह से वापस दोबारा से अरिथमिया फिर भी हो सकता है और कई बार उसकी वजह से जान जाने का रिस्क हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेशेंट का एंजियोप्लास्टी कर दिया तो अरिथमिया या धबकारे का प्रॉब्लम होने का चांस जीरो हो जाता है। सिग्निफिकेंटली कम जरूर हो जाता है पर जीरो नहीं होता। कभी कभी हार्ट वाले पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर टाइकार्डिया यानी कि अरिथमियाज जो एट्रिया से जनरेट होते हैं उस तरह के अरिथमियाज होने का भी चांस रहता है। ये कंपैरेटिवली कम डेंजरस होते हैं, इसमें जान का रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है और ऐसे में तुरंत अगर आप हॉस्पिटल पहुंच के इंजेक्शन वगैरह आपको दे देते हैं तो फ़ायदा इससे हो सकता है। ऐसे केसेस में कभी कभार अगर बहुत बार किसी को पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम हो रहा हो, बार बार रिदम डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो AICD करके डिवाइस होता है, इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर करके डिवाइस होता है, जो कि कुछ केसेस में बार बार अरिथमिया का प्रॉब्लम अगर हार्ट अटैक है 30-40 दिन के बाद भी अगर किसी को हो रहा है तो AICD डिवाइस करके या EP स्टडी करके, जिसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट स्टडी यानी हार्ट की करंट की टेस्ट करके हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ठीक भी किया जा सकता है। पर ये शुरुआती फेज में नहीं किया जाता, ये हार्ट अटैक के लेट फेज में अगर किसी को बार बार रिदम का प्रॉब्लम हो रहा है तो ही ऐसे पेशेंट्स में
करते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में अगर अरिथमिया का प्रॉब्लम हार्ट अटैक के कई बार बहुत साल बाद भी हो सकता है, जिसको स्कार वीटी बोलते हैं। यानी ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का टिश्यू जो डैमेज हो जाता है वहाँ पे परमानेंट स्कार बन जाता है, और ये स्कार जो है हार्ट की जो करंट कंडक्शन सिस्टम है उसके साथ इंटरफियर करता है, जिसकी वजह से कभी कभार शॉर्ट सर्किटिंग डेवलप हो सकती है। और कई बार हार्ट अटैक होने के 5-10 साल बाद भी सडनली लोगों को स्कार की वजह से अरिथमिया हो सकता है, जिसमें जान सडनली जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट ये दवाइयाँ जैसे बीटा ब्लॉकर्स या कार्डोन इस तरह की दवाइयाँ अगर ले रहा है तो धबकारे की रिदम की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है, और ये जान जाने का रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में ये बीटा ब्लॉकर्स वाली मेडिसिन लाइफ टाइम यानी लॉन्ग टर्म तक लेने के लिए हार्ट अटैक के लिए रिकमेंडेड होती है। अब हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में और हार्ट का शॉक के बारे में, यानी जब बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस बारे में। जब हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है तो हार्ट की ब्लड पंप करने की क्षमता कम हो जाती है और बैक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। जब हार्ट ब्लड आगे नहीं फेंक पाता तो ब्लड पीछे की तरफ बहने लगता है, बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग के लंग्स में या फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस फूलने लगती है। इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। और इसकी वजह से पेशेंट को सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, सैचुरेशन ऑक्सीजन का ड्रॉप होने लगता है, और कई बार पेशेंट को नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव वेंटिलेशन वगैरह की भी पेशेंट्स को ज़रूरत होती है। ये हार्ट फेलियर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, और ज़्यादातर लोगों का अगर सांस फूलने लगा और लंग्स में पानी भरना चालू हो गया तो मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स को बचा पाना भी बहुत मुश्किल होता है, और एक बार लंग्स में अगर पानी भर जाए तो ये कई बार एंजियोप्लास्टी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली होता ये है कि जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज करते हैं जो कि हार्ट को थोड़ा सा और लोड करता है, हार्ट को ओवरलोड करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और ऑलरेडी लंग्स में पानी भरना चालू हो गया है, वैसे व्यक्ति में अगर हम इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी भी अगर करते हैं तो कई बार रिदम डिस्टर्बेंसेस हार्ट फेलियर बढ़ भी सकता है, और पेशेंट जो ऑलरेडी अब तक स्टेबल था कई बार एंजियोप्लास्टी के बाद डिटोरिएट भी कर सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको अगर हार्ट फेलियर हो रहा है यानी लंग्स में पानी भर रहा है, तो अगर बीपी लोगों का कम है तो बीपी बढ़ाने की दवाई दी जाती है। अगर लंग्स में पानी भर रहा है तो पेशाब बढ़ाने की दवाई दी जा सकती है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा यूरिन के फॉर्म में वो एक्स्ट्रा पानी ब्लड से निकल जाए। ऐसे कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है जिसमें लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ जो है उसको हम सुई से डाल के निकाल सके, वैसा नहीं कर सकते। इनको इंजेक्शन के द्वारा ही कम करना पड़ता है। इंजेक्शन से हम एक्स्ट्रा पानी जो है वो यूरिन के द्वारा, किडनी के द्वारा फिल्टर आउट करवा देते हैं, तो बॉडी का एक तरह से ब्लड का जो प्रेशर है और यूरिन का जो लंग्स में पानी भरा है वो एक तरह से निकल जाता है।